बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर लगातार अटैक। इस्फहान क्षेत्र में इजराइल ने अटैक किए हैं। यूरेनियम उत्पादन से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया। दोनों देशों के बीच ये जंग भयावह रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों देशों की तरफ से मिसाइलों, ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे हैं और दूसरा दिन है कि एक बार फिर इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक करता नजर आया। तो इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा से निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 350 से ज्यादा घायल हैं। और जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी हैं। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें एक महिला की मौत की खबर है, जबकि 63 लोग घायल हैं। और ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान की तरफ से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजराइल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। तो इजराइल ने 9 परमाणु ठिकाने पर हमले किए और ट्रंप भी लगातार बयान दे रहे हैं कि बहुत देर हो जाए इससे पहले ईरान डील कर ले। यानी कि एक तरह से अमेरिका इजराइल के जरिए अटैक करवाकर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, डायरेक्ट मैसेज दे रहा है ईरान को कि अगर अभी भी नहीं माने तो बहुत देर हो जाएगी, और अगर समझौते के लिए राजी हुए तो फिर आपके भविष्य के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। तो हमले में ईरान का परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया। इजराइल ने 9 परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार गिराया। ईरान के 6 सैन्य कमांडर भी मारे गए। तो इतना नुकसान तो ईरान को हो गया है, लेकिन ईरान को चाहा है परमाणु संपन्न देश बनने की। और ऐसा अमेरिका कभी चाहता नहीं, इजराइल कभी चाहता नहीं, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका डोमिनेंस है। और यह कोई आज की बात नहीं है, इतिहास गवाह है कि इजराइल ने अपना दबदबा हमेशा से कायम रखा है मिडिल ईस्ट में। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो टकराव की स्थिति इतनी ज्यादा गहरा गई है, इसका अब अंत क्या दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, और जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो MH1 न्यूज पर। नमस्कार। गोपाल जी, ये जो सिनेरियो क्रिएट हो गया है मिडिल ईस्ट में, इजराइल वर्सेस ईरान हो गया है, इसका अंत आप क्या देख रहे हैं? शुरुआत तो हो चुकी है। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद जी। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, जब हमास के ऊपर इजराइल ने अटैक किया था, हमास को खत्म करने की कोशिश की थी, हमास अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमास को और हिजबुल्लाह को ईरान पहले से ही सपोर्ट करता आया है। साल भर पहले ईरान ने तमाम मिसाइलें इजराइल के ऊपर छोड़ी। उस वक्त उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि हम इसका जवाब सही समय पर देंगे, और उस समय से लेकर आज तक किस प्रकार से इजराइल ने अपने मोसाद टीम को दूसरी जगह से अंदर यानी भेजा ईरान में, और वहीं पर अपना बेस क्रिएट किए, और वहां पर अपने तमाम जो है ऐसी जगह पर उन्होंने जो ड्रोन्स वगैरह यहाँ से डीअसेंबल लिए हुए लेकर के आए, उनको असेंबल किया, और एक एक चुनिंदा ठिकानों को साल भर में सही तरीके से 100% प्रिसीजन के साथ में तैयार किया, और फाइनल टाइम
जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई अपना जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बंद करिए या उसके ऊपर अपनी चर्चा कीजिए, उसको नेगोशिएशन टेबल पर आइए, और उसके लिए साफ खोमेनी ने मना कर दिया। तो ये थ्रेट बहुत पहले से चल रही थी, इसके बारे में सबको जाहिर था, लेकिन ये पता खोमेनी को नहीं था कि किस समय इजराइल जो है हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और तमाम ड्रोन्स का जरिए उन्होंने अटैक किया जी। उसका रिटेलिएशन में कल उन्होंने कहा है कि यानी हम चुप नहीं बैठेंगे, यानी ईरान भी यानी चुप नहीं बैठेगा। आप समझिए कि इस समय पर इजराइल ने अटैक करके 7 से ज्यादा ठिकानों पर जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया है या उनको नुकसान पहुंचाया है। उसके अलावा कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स को उसने ध्वस्त किया है। तो ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है, और इस झटके को यानी किस प्रकार से वो रिटेलिएट करेगा। उसने अभी तकरीबन 150 मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन्स दागे हैं, जैसे तेल अवीव के ऊपर जो है कई जगह पर गिरी भी है, और तमाम उनका डिफेंस सिस्टम है, इजराइल ने उनको मिसाइलों को ध्वस्त भी किया है। लेकिन इस दौरान यदि आप इजराइल का देखें कि इजराइल ने ईरान के जितने पर भी डिफेंस सिस्टम है उनको ही पहले ही अपने ड्रोन्स के द्वारा वहां अंदर रहते हुए ही ध्वस्त करना एक बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, मोसाद वर्ल्ड की एक नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी है। हिजबुल्लाह को भी सारे टॉप कमांडर्स को एक दिन के अंदर ही खत्म कर दिया। ये प्लान करके बहुत अच्छा तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय काफी कठिन होने वाला है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इजराइल तो इस रणनीति पर भी काम कर रहा है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भाई वैज्ञानिक ही खत्म कर दिए जाएंगे यूरेनियम उत्पादन इकाई से जुड़े, तो फिर ईरान अपने मंसूबों में खरा उतर ही नहीं पाएगा। लेकिन सर मुझे आप ये बताएं कि परमाणु संपन्न देश होने की जो ईरान की चाह है वो उससे कितना दूर था? देखिए, ये कहना तो संभव नहीं है कि कितना दूर था, लेकिन हाँ, वो बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था अपने परमाणु हथियारों को तैयार करने में, और यूरेनियम का या जो भी उसके परमाणु हथियार बनाने के लिए साजो सामान की आवश्यकता होती है उस पर बहुत ही करीब था। और यही जानते हुए, क्योंकि जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद है, जो और खास तौर से ईरान जो है अपने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, और न्यूक्लियर पावर बन करके सबको डंडा दिखाना चाहता है, आंखें दिखाना चाहता है। इसको समाप्त करना इजराइल के लिए, और खास तौर से इजराइल को बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, इससे बहुत बड़ी दुश्मनी पहले से ही है, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है हमास को और उसको। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये लगता है कि यानी तकरीबन नजदीक पहुंच चुका था। तो इससे पहले कि ये उस परमाणु हथियारों को तैयार करके अपने पास असेंबल करके रखे और उससे पहले नेगोशिएशन होकर के उसको बंद कराया जाए, ये अमेरिका की नीति रही थी। और वही उसी के लिए आज संडे को बातचीत होने वाली थी, वो अभी बातचीत खत्म हो चुकी है। लेकिन यदि ये हथियार तैयार हो जाते हैं तो ईरान एक इस्लामिक देश है, और जिस प्रकार से उसके पास में धन की कोई कमी नहीं है, ऑयल प्रभुत्व देश है जो पूरे तमाम देशों को ऑयल प्रोड्यूस करके भेज रहा है। तो ये बहुत बड़ी ताकत उभर करके आएगा मिडिल ईस्ट में, यदि न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास में हो जाते हैं तो। बिल्कुल, और अमेरिका को भी इस बात का डर है, इजराइल को भी इस बात का डर है कि ईरान परमाणु संपन्न न हो जाए, इसलिए उसको रोका जा रहा है। लेकिन अभी सर हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, डायरेक्टली इसमें नहीं कूद रहा है, उसने इजराइल को मोहरा बनाया हुआ है। ठीक उसी तरीके से जैसे रूस और यूक्रेन के बीच हुआ तो यूक्रेन को मोहरा बनाया, फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिका बुलाकर वहां पर अपमानित किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जत किया कि अगर अमेरिका साथ ना होता तो ये युद्ध कब का खत्म हो गया होता, यूक्रेन कब का खत्म हो गया होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये देखिए, अमेरिका की नीति रही है आज तक, पिछले 200 सालों से। आप देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखिए, उसके बाद में तमाम जो भी युद्ध हुए, वियतनाम में हुआ, साउथ कोरिया में हुआ, इसके बाद में ईरान इराक में हुआ, जो इसके अलावा यहाँ देखिए क्या बोलते हैं कुवैत में हुआ।
अभी यूक्रेन और रशिया के साथ में, मतलब कहीं भी उसके देश में तो लड़ाई नहीं हुई ना, वो ना ही अपने देश में करता है ना हो सकती है। ये उसके अंदर प्रभुत्व है कि भाई विश्व में लड़ाते रहो, अपने हथियार बनाओ और बेचो उनको। बिल्कुल, यानी 3-4 तरह की इंडस्ट्री है अमेरिका के अंदर, बाकी कुछ नहीं है अपना सारा। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल, दूसरा वेपन्स का सेल, और जितने पर भी एयरक्राफ्ट बनते हैं सारा। अभी विश्व के अंदर तमाम और ताकतें भी आ रही हैं जो साजो सामान, हथियार लड़ाई के वो तैयार करके देने वाले हैं, और यानी विश्व में भी बांटने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि लड़ाई जो है हमेशा अमेरिका ने दूसरे के द्वारा करवाई है, खुद ने नहीं की। अब जैसे अफगानिस्तान के अंदर ही ले लिए, कितना मुंह करके खा करके अमेरिका वापस गया, और सारा साजो सामान सब कुछ, तालिबान को सपोर्ट भी किया, तालिबान के खिलाफ भी लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी यहां से निकल के गया। अभी आप देखिए, अब पाकिस्तान में ही देख लीजिए, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन को उनको सपोर्ट करना, जिसका यानी पैसा देना, वर्ल्ड बैंक से पैसा दिलवाना, तो ये सारी कहानी, और भारत के साथ में भी बंद यानी गुडी गुडी रहना चाहता है। तो इसकी नीति पहले से ही रही है कि अपने यहाँ नहीं कुछ हो, हम दूसरों को ही लड़ाते रहें और खुश रहें। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के जब बीच टेंस माहौल था, तब हमने ट्रंप की वो पलटू राम वाली स्थिति भी देखी। कभी कहते हैं कि हमने मीडिएटर की भूमिका निभाई, कभी कहते हैं कि नहीं निभाई, और निभाई तो इसलिए निभाई क्योंकि हमें बिजनेस करना है। ये ट्रंप की पलटू वाली जो छवि है ना, वो कहीं ना कहीं देश दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबर आती है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है, पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि क्या चल रहा है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू और भारत यानी इजराइल और भारत के संबंध बहुत पहले से अच्छे रहे हैं। आप देखिए 1971 की जब लड़ाई हुई थी, उस वक्त भी इजराइल ने पाक मदद की थी, और तमाम तरीके की बातचीतें आपके यानी नेशनल लीडर्स के बीच में होती है, इंटरनेशनल लीडर्स के बीच में होती है। और क्योंकि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और नेतन्याहू के साथ में उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो जो स्थिति अभी बनी है उस स्थिति के बारे में आपस में चर्चा जरूर की है, और करनी भी चाहिए। तो ये चर्चा में क्या बातचीत हुई है वो साफ कहीं नहीं आया है। सिर्फ मोदी जी ने अपने ट्वीट करके कहा है कि हमारी बातचीत उनसे साथ में उन्होंने अपडेट दिया है। तो आगे क्या इन दोनों के बीच में बात हुई होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई न कोई अच्छे कदम, यानी कि यदि ईरान मान जाता है, न्यूक्लियर के जो संधि है उस पर डील करने पे मान जाता है, तो शायद आगे एक्सकेलेशन होना कम होगा। लेकिन क्या दोनों के बीच में बात हुई है इसके बारे में कहना तो शायद उचित नहीं है। जी चलिए, लेकिन भारत को अपना स्टैंड सर बहुत क्लियर करके चलना चाहिए, और इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है भी कि आपसी बातचीत के जरिए ही किसी समाधान पर पहुंचे, चाहे ईरान की बात हो चाहे इजराइल की बात हो, क्योंकि हमें चारों तरफ के पहलुओं को देखकर समझना है और किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, भारत का स्टैंड पहले से ही रहा है पीसफुल, पूरे विश्व के अंदर शांति चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, अभी से नहीं, आदिकाल से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो इसलिए भारत ने यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में भी शांति वार्ता करने के लिए और युद्ध विराम करने के लिए कहा। उसने यहाँ मैंने हर जगह पर यही, और यहाँ हमारा भी देखिए, यदि पाकिस्तान हमारे साथ में नहीं छेड़ता तो शायद और आगे बढ़ सकती थी बात, लेकिन उसको वही की वही यानी DGMO लेवल की बात हुई और बात को वही की वही खत्म कर दिया। लेकिन ऑप्शन अभी अवेलेबल है, यदि आतंकवादी हमला करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत इन्वॉल्व किसी भी तरीके से, मतलब ओपन यानी करेगा नहीं, वो शांति की वार्ता के लिए ही कहेगा, इजराइल हो या ईरान हो, क्योंकि ईरान से भी हमारे संबंध हैं, हमें ऑयल की वहां से आवश्यकता है। उसके अलावा हमारे अडानी साहब का भी पोर्ट के ऊपर और उनके ऊपर भी नुकसान, यानी कोई भी देश नहीं चाहेगा कि युद्ध बढ़े
जिससे न केवल धन की, माल की, हर तरह की नुकसान होता है, जिससे पूरे विश्व के अंदर अशांति फैलती है और उससे नुकसान ही नुकसान है। युद्ध कोई किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन भारत का स्टैंड मुझे लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी मध्यस्थता या कहिए या सबको सलाह देते हैं कि आप युद्ध ना करें, वही दोनों देशों के लिए और पूरे विश्व शांति के लिए अच्छा होगा। जी, लेकिन सर आपको लगता है कि इंडिया की ये जो डिप्लोमेसी रही है, जो स्टैंड रहा है, उसमें कहीं चाहे इजराइल की बात हो या फिर ईरान की बात हो, वो कहीं डबल स्टैंडर्ड परसेप्शन तो नहीं बनाकर बैठे? भाई इजराइल भी ये सोचता होगा ना कि भाई पाकिस्तान के साथ जब इंडिया का टकराव होता है तो इजराइल फुल सपोर्ट करता है, वो ये नहीं कहता कि आपस में मसला सुलझाएं, वो एक स्टैंड पर रहता है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस परसेप्शन का और इस डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी का कहीं नुकसान तो नहीं है भारत को, कि भाई इजराइल भी ये कह दे कि भाई आप या तो इधर रहें या फिर इधर रहें। भाई आप चाहते हैं कि ईरान से भी आपके अच्छे रिश्ते रहें और इजराइल से भी रहें। देखिए, भारत की सोच, जो विचार और जिस प्रकार की इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी रही है संबंधों में अब तक, और खास तौर से पिछले 11 साल के अंदर जो आप देख रहे हैं, जो भी पहले से और अब में बदलाव आया है, वो बहुत ही सटीक है। और भारत अपने और आसपास के देशों के ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये चाहेगा कि सभी प्रगति करें, नुकसान किसी को ना हो। भारत भी अपना यानी हित देखेगा, बाकी देशों का भी हित देखेगा। तो यदि युद्ध से किसी को फायदा नहीं है, भारत का स्टैंड जो होगा वो बिल्कुल ही भारत के पक्ष में और इजराइल के पक्ष में, ईरान के पक्ष में और विश्व के पक्ष में होगा। ठीक है, यानी कि ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी अच्छी है, ये स्टैंड अच्छा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्टैंड खुल करके कुछ चीजें जो है नहीं कही जाती, लेकिन उनको कार्यान्वित सही समय पर किया जाता है। और भारत का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि हम सबके साथ में हैं। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, हम नहीं चाहते कि विश्व के अंदर अशांति फैले, विश्व जो है अभी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चले। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से, हम चाहते शांति से सभी रहें, सभी प्रगति करें, सारे देश जो है मानवता आगे बढ़े, सही तरीके से आगे बढ़ते रहें। यही हमारी यानी परिकल्पना रही है। इसी उद्देश्य के साथ में मोदी जी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो सर बात रही इंडिया की, लेकिन अब हम बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है। सर ये इतिहास गवा रहा है कि अमेरिका के टारगेट पर मिडिल ईस्ट रहा है, कुछ अन्य देशों को छोड़ देता हूं, लेकिन ईरान की बात हो, इराक की बात हो या फिर कुवैत की बात हो। आप जो कह रहे हैं, अमेरिका वो राष्ट्र है जो पहले से ही मैं एक कड़े शब्दों में कहूं कि दादागिरी रखता है, क्योंकि नंबर 1 है इकोनॉमी में हर तरीके से, और उसकी सीमाएं ऐसी हैं कि वहां पर कोई दूसरा भेद करना मुश्किल है। और वो पहले से ही जितने पर भी हैं दूसरे देशों में कहना चाहिए कि दूसरे देशों में जाकर के लड़ाई को सपोर्ट करता है जी, और जिससे कि उसकी जो आर्म्स फैक्ट्री है वो चलती रहे, और जब तब ऐसे समय पर कोई कार्रवाई करवाने में मदद करता है उन देशों की। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि फेनेटिक्स जो भी देश रहे हैं, उनमें जहां पर भी न्यूक्लियर ऑप्शन या न्यूक्लियर बनाने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में अमेरिका पहल की है। और ये बात सही भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे देशों के हाथ में झुंझुना हो जो कभी भी उसको बजाने के लिए कोशिश करें, तो वो झुंझुने को जो है ना समाप्त करना या उसको बंद कराना, ये किसी भी देश के लिए अच्छा होना चाहिए। तो सर यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि अमेरिका फिर पाकिस्तान को क्यों नहीं रोक पाया एक समय पर परमाणु संपन्न होने से? अभी ये नेशनल और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी अमेरिका की किस तरह से रही है। इधर चाइना लीजिए, चाइना हमारे खिलाफ है, रशिया हमारे साथ है, या हम सबके साथ में, हम तो सबके साथ में, सब चाहते हैं यानी हम सबके साथ। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को चाइना ने किस प्रकार से उस समय से सपोर्ट करता आया है। और ये तमाम चीजें यदि परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका का अपना खुद का हित क्या है, वो अपने हित को कैसे देखता है और किस प्रकार से यानी
विश्व में यदि आप देखें, ज्यादा से ज्यादा डीप स्टेट कहाँ है? अमेरिका और कनाडा, और छोटे छोटे राज्य हैं उनकी हम ज्यादा बात ना करें, लेकिन इन्होंने भारत को आगे बढ़ने से रोकने में पूरी कोशिश की है। 2024 के इलेक्शंस हुए थे, उस समय आप देखिए किस प्रकार से, उससे पहले कई आंदोलनों में क्या क्या नहीं किया, किसने किया, सारे मैं पूरी तरह से कहना चाहूँ कि बहुत से डीप स्टेट जितने थे उन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की। अमेरिका की हमेशा ही दोहरी नीति रही है, वो कभी भी साफ कह करके आगे नहीं चलता है। और खास तौर से जब हम कहें डोनाल्ड ट्रंप जी नमस्ते इंडिया, ये कहिए प्रेम, दोस्ती, सब कुछ अपनी, लेकिन अपने देश के हित के लिए वो तो सर बिजनेसमैन है, वो तो बिजनेसमैन है, वो केवल अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, वो तो बिजनेसमैन है। उन्होंने तो अपना बिजनेस यानी अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आप देखिए अभी कि अमेरिका के अंदर ही देखिए, जब हम एक उंगली किसी की तरफ करेंगे तो चार उंगली हमारे तरफ भी होती है। ठीक है, आप देखिए कि अब क्या स्थिति है, जहां भारत के अंदर भी यानी अंदरूनी क्लेश कराने के लिए तमाम लोगों ने, भारत विदेशी लोगों ने कोशिश की, और आज वहीं पर उनके यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल ये बहुत ही देखने लायक है और सोचने लायक भी बिल्कुल है। बिल्कुल सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, समय का अभाव है, आप 10 या 20 सेकंड में उसे क्लियर कीजिएगा। आपको लग रहा है कि अमेरिका जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है इजराइल के जरिए ईरान पर, क्या लग रहा है ईरान मान जाएगा समझौते के लिए? देखिए, यानी अमेरिका प्रेशर क्रिएट करे ना करे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ईरान से जरूर अनुरोध करेंगे कि इस चीज को शांतिपूर्वक निपटाया जाए और इसके ऊपर संधि की जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक, और मुझे लगता है कि ये जल्द ही हो भी जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब इसका अंत क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है।